आप देख रहे हैं केईपी लाइव। आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले हमारे देश में एक कानून पास किया गया था जिसे नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। 1.5 वर्ष पहले जब ये कानून पास किया गया तो देश के एक बड़े हिस्से में आंदोलन हुए और विरोध हो रहा था इस कानून का, और ये कहा जा रहा था कि धर्म के आधार पर बनाया हुआ कानून भारत के संविधान को चोट पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह कानून संसद भवन से पास जरूर हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे देश में इसे लागू नहीं किया जा सका है। अब ये बात सुनने में आ रही है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर थे और उन्होंने ठाकुर नगर में ये ऐलान किया कि कोविड-19 के टीकाकरण के अभियान के बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, और इस कानून के लागू होने के बाद जो शरणार्थी हैं, जो मथुआ समाज के शरणार्थी हैं बंगाल में, उन्हें बहुत लाभ मिलने वाला है और उन्हें हमारे देश की यानी भारत की नागरिकता मिलने वाली है। हम आपको बताना चाहते हैं एक मथुआ समाज है जो बंगाल में रहता है, और बंगाल में मथुआ समाज का राजनीति में बहुत अहम रोल माना जाता है, और शायद उसे मैनेज करने के लिए ये बात अमित शाह बंगाल में कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल की सियासत जिस तरह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे जैसे चुनाव करीब आते चले जा रहे हैं, सियासत भी आक्रामक होती चली जा रही है। अमित शाह ने दूसरे स्थान पर यानी कूच बिहार में रैली करते समय उन्होंने ये बात कही कि जय श्री राम के नारे से दीदी को परेशानी होती है, यानी ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है, तो ममता बनर्जी खुद बताएं कि जय श्री राम का नारा भारत में नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा। जब उन्होंने ये कहा तो पूरा मैदान जहां पर ये रैली चल रही थी उस मैदान में तालियों की एक बड़ी गूंज सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी लगातार अकेले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करती हुई नजर आ रही हैं, और फिर वो चाहे विक्टोरिया महल की मीटिंग हो और फिर वो चाहे प्रधानमंत्री के सामने कड़वे शब्दों में आलोचना करने की बात हो, या खुद अकेले मोर्चा संभाल कर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की बात हो, ममता बनर्जी भी पलटवार करती हुई नजर आई और उन्होंने ये कहा कि जो लोग बंगाल के अंदर दंगे कर रहे हैं, जो लोग बंगाल का माहौल बिगाड़ देना चाहते हैं, वो बंगाल की सियासत में कब्जा करना चाहते हैं, सत्ता के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, ऐसा कतई मुमकिन नहीं होने वाला है। लगातार बंगाल में सियासत तेज होती चली जा रही है। आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि आखिर बंगाल में सत्ता के सिंहासन पर क्या ममता बनर्जी तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं, या इस बार उनके हाथ से बंगाल निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। राजनीतिक गणितज्ञ जो हैं वो यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ऊपरी सतह पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नजर तो जरूर आ रही है, लेकिन बूथ स्तर पर जो ममता बनर्जी की पार्टी है यानी तृणमूल कांग्रेस, उसकी जितनी मजबूती है उस मजबूती में सेंध लगा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वक्त बताएगा कि कौन इस बार सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन सियासत बहुत तेज हो रही है हमारे देश में, और तेज इसलिए हो रही है क्योंकि कृषि संबंधी जो 3 कानून बनाए गए हैं उन तीनों कानूनों को लेकर इस वक्त दिल्ली के आसपास के इलाकों में बॉर्डर के एरिया पर आंदोलन चल रहा है। और जब से आंदोलन चल रहा है तब से लगातार पूरे देश में जो राजनीति का केंद्र बना हुआ है वो आंदोलन ही बना हुआ है, यानी खेती और किसानी राजनीति का केंद्र बनी हुई है। कल जो सेशन चल रहा था संसद भवन के अंदर, उस संसद भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, लोग कृषि कानून के रंग और रोगन की बात कर रहे हैं, लोग इंटेंट और कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने इस बात पर पलटवार करते हुए इंटेंट और कंटेंट की बात का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि यह कानून किस तरह से किसान विरोधी हैं, ये कानून किस तरह से काले हैं, और ये कानून किस तरह से भारत की कृषि को बर्बाद करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि पहले एक नारा लगता था हमारे देश में परिवार कल्याण के लिए, ये कहा जाता था कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब ये नारा हमारे देश में बदल चुका है, ये किसी दूसरे स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। यानी हम दो और हमारे दो, हमारे देश में जो सियासत हो रही है
उन्होंने सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए, कुछ व्यापारियों की ओर इशारा करते हुए ये बात कही कि हम दो और हमारे दो के आधार पर ये सरकार चल रही है। इस तरह से उन्होंने विपक्ष की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाने का काम किया और उन्होंने संसद भवन के अंदर एक लंबा भाषण दिया और इस लंबे भाषण में उन्होंने बताया कि किस तरह से कृषि कानून हमारे देश की कृषि को बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और 2022 के चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेना चाहती है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है और वो फिर से सत्ता में बैठना चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ रिपीट करना चाहते हैं, यानी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस दौड़ में सभी सियासी पार्टियां अब गांव की तरफ कूच कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और अपनी बातें रख रही हैं। सत्ता पक्ष के लोग लोगों से मिलकर अपने किए हुए कार्य गिनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में एक बड़ा ट्विस्ट है और वो बड़ा ट्विस्ट ये है कि तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता उन पर भरोसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल वो पूरी जी जान से उत्तर प्रदेश में लगी हुई है और वो लगातार किसान पंचायतें करती हुई नजर आ रही हैं और किसान पंचायतों में एक अच्छी खासी भीड़ जरूर दिखाई दे रही है। हम ये भी बताना चाहते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस का इससे पहले बेस वोट कहा जा रहा था, वो बेस वोट भी धीरे धीरे कांग्रेस के पाले की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान पंचायतों में उस बेस वोट को बहुत मजबूती के साथ आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो बेस वोट कांग्रेस के पाले में जाता है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा, उसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बड़ी ही मजबूती के साथ में जनता के साथ मैदान में उतरी हुई है, लेकिन वक्त का इंतजार करना होगा और यह देखना होगा क्या वाकई 2022 के इस चुनाव में कांग्रेस कुछ कमाल कर पाती है या नहीं कर पाती है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता है तो क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे को उत्तर प्रदेश के लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी पर लोग भरोसा करेंगे। ये कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होना है वो बहुत दिलचस्प होना है, जिसका हमें आपको सबको इंतजार रहेगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।